हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। आज देश विदेश, भारत और जिले में क्या रहा वो तमाम खबरें आपके समक्ष। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 2024 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि पर घनिष्ठा नक्षत्र और साध्य योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त 11:52 पर और 12:41 तक है। राहुल काल 10:44 से 12:16 तक रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में मौजूद रहेंगे। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदारी से पहले आपकी ज़रूरत वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिल सकती हैं। देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइसेज देखें और एक समझदारी वाला फैसला करने के लिए इनकी तुलना करें। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 69,900 रुपये और 22 कैरेट के लिए 64,030 रुपये है। सभी दामों को आज अपडेट किया गया है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार है। सोने के दाम मार्केट में ट्रेडर्स और इंटरेस्ट रेट्स का संकेत देते हैं। इनमें जीएसटी, टीसीएस व अन्य चार्ज शामिल नहीं है। लेटेस्ट और स्टिक दामों के लिए अपने लोकल ज्वेलर्स से भी संपर्क करें, मेकिंग चार्ज लग सकते हैं। टीवी, रेडियो व सोशल मीडिया विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति। चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव के प्रचार से संबंधित विज्ञापनों की स्वीकृति के लिए उम्मीदवार या पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रो फॉर्मा भरकर आवेदन करना होगा। विज्ञापन की स्वीकृति के बाद ही चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों का प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग द्वारा विज्ञापनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक प्रो फॉर्मा निर्धारित किया है। इस प्रो फॉर्मा को भरकर कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव प्रचार के विज्ञापन की स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रो फॉर्मा में आवेदक संबंधी का पूरा ब्यौरा भरा जाता है। इसके अलावा आवेदन में विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी भरी जानी होती है। प्रो फॉर्मा में प्राप्त विज्ञापन स्वीकृति के आवेदन की समीक्षा के बाद गठित कमेटी इस पर अपना निर्णय लेती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि समाचारों पर पैनी नजर रखे एमसीएमसी। जी हाँ, स्वस्थ जनतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के लिए पेड न्यूज पर अंकुश नितांत आवश्यक है। पेड न्यूज मीडिया व समाज दोनों के लिए ही हानिकारक हैं, इसलिए ऐसे समाचारों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि एमसीएमसी के सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी व कर्तव्य है कि वे चुनाव के दौरान ऐसे समाचारों पर पैनी नजर रखें जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। पेड न्यूज में एक ऐसी सामग्री होती है जो चुनाव के दौरान मतदाताओं को भ्रमित कर सकती है। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं और इन निर्देशों की पालना व उन्हें लागू कराना मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी व रिटर्निंग अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी के सदस्य सचिव को रोजाना प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मॉनिटरिंग करने के बाद चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रो फॉर्मा में प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अब करते हैं देश विदेश की खबरों की तरफ रुख। चीनी खिलाड़ी लुओ सिफांग ने थाईलैंड के फुकेट में आयोजित भारोत्तोलन विश्व कप 2024 में महिलाओं की 59 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। स्नैच प्रतियोगिता में उन्होंने पहले प्रयास में 103 किलोग्राम और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की, लेकिन दूसरे प्रयास में असफल रही। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 133 किलोग्राम और फिर 140 किलोग्राम उठाकर चैंपियनशिप जीती। कुल 248 किलोग्राम के स्कोर के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। यह प्रतियोगिता पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की आवश्यक प्रतियोगिता है।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2024 के पहले 2 महीनों में चीन सेवा व्यापार 22.8% बढ़कर अरब यूनान हो गया है। इसमें यात्रा सेवाओं का विकास सबसे तेज रहा, जिसका आयात निर्यात 51.8% बढ़कर 317.93 युआन हो गया। ज्ञान गहन व्यापार भी बढ़ा है, जिसमें 88.43 अरब यूनान का व्यापार दर्ज किया गया है, जो पिछले साल 7.65 अरब यूनान अधिक है। बीजिंग से IAANS का खबर के अनुसार ताइवान में हुआलियन भूकंप के कारण 2498 आपदाएं हुई, जिनमें 9 लोगों की मौत और 1050 घायल हुए, 101 लोग फंसे और 34 लापता हैं। अग्निशमन विभाग ने ली लोंगसेंग ने बचाव कार्य थाउरुको पार्क पर केंद्रित है और फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं। बचाव दल सड़क पर गिरी चट्टानों को हटाने के लिए राजमार्ग ब्यूरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ एथनी कार्टी ने अपनी पुस्तक दक्षिण चीन सागर का इतिहास और प्रभुसत्ता में बताया कि दक्षिण चीन सागर के द्वीप चीन की भूमि का हिस्सा है। पेइचिंग में एक संगोष्ठी में उन्होंने इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया साझा की, जिसमें उन्होंने 10 साल में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के दस्तावेजों का अध्ययन किया और संबंधित स्थानों पर जाकर शोध किया। उनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधों की फिलॉसफी पर केंद्रित है। इजरायल की सेना ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के चलते अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। ये निर्णय सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए कथित इजरायल हवाई हमले के बाद आया, जिसमें 7 ईरानी मारे गए थे। ईरान ने इस हमले के जवाब में कार्रवाई की धमकी दी है। इजरायल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज के अनुसार जापान के होशु के पूर्वी तट पर 6.1 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया। यह भूकंप यूटीसी समय के अनुसार सुबह 3:16 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसे यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र ने भी पुष्टि की। भूकंप का केंद्र 37.371 अक्षांश और 141.924 देशांतर सेंडाई से लगभग 117 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। सेंडाई, इशिनोमाका और यहां तक कि टोक्यो में भी इमारतें हिली, लेकिन किसी भी प्रकार के हताहत, बड़े नुकसान या सुनामी की चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली के नांगलोई मेट्रो स्टेशन पर CISF के जवान शहरी किशोर ने गुरुवार को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। शहर 2014 में CISF में भर्ती हुए थे और जनवरी 2022 से दिल्ली में तैनात थे। वह उत्तरी दिल्ली के नरेला में अपने परिवार के साथ रहते थे। घटना की सूचना सुबह 7:03 बजे मिली और पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर उनका शव बरामद किया। परिवार को सूचित कर दिया गया था। फोर्ब्स की 2024 विश्व अरबपति सूची में 200 भारतीयों को जगह मिली है, जिनकी संयुक्त संपत्ति 954 बिलियन है। इस सूची में सावित्री जिंदल समूह की अध्यक्षता 35.5 बिलियन की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला के रूप में चमक रही हैं। उनका समूह, जो स्टील, बिजली, सीमेंट और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है, ने 2005 में उनके पति निधन के बाद उनके नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास देखा। सावित्री जिंदल का नेतृत्व न केवल भारत में उन्हें शीर्ष पर रखा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उन्हें एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व बनाया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी BJP के सांसद हेमा मालिनी के बारे में उनकी अनुचित टिप्पणियों के लिए नोटिस जारी किया है। सुरजेवाला को 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बुधवार को घृणित और लिंग भेदी टिप्पणियां की थी। आयोग ने कांग्रेस नेता द्वारा प्रयोग की गई अवमाननापूर्ण भाषा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में विजय संकल्प नामांकन सभा में भाषण दिया।
उन्होंने मथुरा और वृंदावन के विकास पर जोर दिया और न्यायालयों में जीत की उम्मीद व्यक्त की है। योगी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चेतावनी दी है और भाजपा सांसद हेमा मालिनी के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सराहना की है और हेमा मालिनी को तीसरी बार मथुरा सीट से नामांकन के लिए बधाई दी। भारतीय वायुसेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें निकटतम वायुसेना अड्डे पर ले जाया गया। हेलीकॉप्टर को क्षति पहुंची है और इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की है। भारतीय वायुसेना के पास 2015 के एक सौदे के तहत अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है, जिसकी कीमत 13.952 करोड़ है और भारतीय सेना को 6 मिलने वाले हैं। ये हेलीकॉप्टर जो बोइंग द्वारा निर्मित हैं, अमेरिकी सेना के लिए महत्वपूर्ण युद्ध हेलीकॉप्टर हैं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कूच बिहार में एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की है, यह सुझाव देते हुए कि सांप अधिक भरोसेमंद है। बनर्जी का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों, सुरक्षा बल बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ बीजेपी के प्रभाव में है। उन्होंने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने की अपील की है। उनके कठोर शब्द उनकी इस धारणा को दर्शाते हैं कि बीजेपी देश को नुकसान पहुंचा रही है। अभिनेत्री और भाजपा के उम्मीदवार कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से एक बड़ा बयान दिया है। एक साक्षात्कार में कंगना ने कहा है कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के शिकार हैं। 3 इडियट्स फिल्म की तरह उन्होंने सुझाव दिया है कि इन भाई बहन को राजनीति में दबाव में लाया गया है, भले ही वे खुद के लिए अलग जीवन चाहते हों। कंगना का मानना है कि उन्हें उनकी मां द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में यातना दी जा रही है और उन्हें अपने करियर खुद चुनने की आजादी होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका, जिसमें शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी, खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और याचिकाकर्ता को संवैधानिक अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी। पहले भी इस तरह की एक याचिका खारिज की जा चुकी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीजीएम सौरभ कुमार ने कहा कि जेल में किसी भी बंदी को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो प्राधिकरण उनकी मदद कर सकता है। सीजीएम सौरभ कुमार ने बुधवार को झज्जर जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए कैदियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपी मामूली केस में कानूनी की सहायता नहीं मिलने के कारण लंबे समय से जेल में रहा है तो वह विविध सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। वह इसके साथ जेल का दौरा करते हुए सीजीएम सौरभ कुमार ने पुरुष बैरिक का भी निरीक्षण किया तथा सीजीएम सौरभ ने जेल का दौरा करते हुए कैदियों से रहन सहन, खान पान, पीने पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय, साफ सफाई, चिकित्सा सेवा आदि का भी अवलोकन किया और उन्होंने जेल में बिताई गई अवधि के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों को जिला विविध सेवा प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने निर्देश दिए कि दादरी जिले के किसी भी बंदी को कानूनी मदद की आवश्यकता है तो डीएलएसए के कार्यालय को सूचित किया जाए। चुनाव के दौरान बल्क एसएमएस भेजना गैर कानूनी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट मैसेज सर्विसेज एसएमएस का दुरुपयोग करना गैर कानूनी है और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने
जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चुनाव के समय में आपत्तिजनक एसएमएस भेज देते हैं, जिससे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक एसएमएस से चुनाव विधि के विभिन्न प्रावधानों व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अगर किसी के मोबाइल पर किसी राजनीतिक दल के अथवा लोकसभा उम्मीदवार द्वारा इस प्रकार का एसएमएस प्राप्त होता है तो उसकी शिकायत पुलिस को करें। पुलिस इस आधार पर जांच करेगी कि आपत्तिजनक एसएमएस का ओरिजिनल सेंडर कौन है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 और चुनाव नियम 1961 प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस सरकार की बागडोर संभाली है, मेरी बहनें जानती हैं कि हमें अब पहली बार लग रहा है कि कोई हमारी वाकई में चिंता करता है। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं जिनका 3 तलाक की तरह पता नहीं कितनी टूटते हैं, उनका भी उन्होंने अंत किया। तो उन्होंने 33% रिजर्वेशन देके मेरी जैसी महिलाओं को कितने बड़ा एक जिम्मेदारी दी है। उसके साथ में वो गर्भवती महिलाओं की भी चिंता करते हैं। पहले की सरकार 3 महीने तक की पेड लीव देती, अब नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अवधि बढ़ाकर 6 महीना तक। लेकिन आप मंडी गठबंधन देखिए, वो आपसे ये कहते हैं कि एक महिला का रेट क्या है। वो महिलाओं को इस नजर से देखते हैं, जो हमारा आदर नहीं कर सकते वो हमारा कल्याण क्या करेंगे।